ओके ओके। चलिए, हम लोग कल कहाँ तक डिस्कस किए हुए थे डेफिनेशन में, कोई बताए? आयुषी, निहारिका, ज्योति, सुचेता, जो लोगों ने भी कल क्लास की हुई थी। कल्पना। सर बॉन्ड तक किए थे, चार्ज से करना था आज। बॉन्ड। ओके, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं और नहीं, चार्ज भी कॉग्निजेबल तो। ऑफेंस तक हो गया था सर, कंप्लेन से करना था, सॉरी। ओके ओके ओके। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस किया हुआ था। क्या क्या डिफरेंसेस थे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? कल्पना, वही बताइए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंसेस थे? अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है। कल्पना वाइस, कैन यू हियर मी? प्लीज बताइए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंसेस है मेजर? ओके। वो फिर रीइंटर कर रही है, आवाज नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं। अब आपको आवाज आ रही है कल्पना वाइस? ज्योति। ज्योति। यस सर। हाँ हाँ। तुम बताओ कि क्या डिफरेंस है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? कहीं बाहर हो क्या? ऐसे बहुत ऐसा लग रहा है चल रही हो, दौड़ रही हो। हाँ सब बाहर है सर भी थोड़ा। और कोई बात नहीं, फिर तुम रहने दो। कौन बताएगा फिर? मिहिर, कल क्लास में थे आप? जी हाँ भैया। हाँ हाँ, तो बताइए क्या था, क्या है डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और पुलिस कॉग्निजेबल में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिना परमिशन के, और इसमें नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस जो है बिना परमिशन के नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकती है किसके मजिस्ट्रेट के। परमिशन के? और ओके ओके, मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट, ठीक मजिस्ट्रेट है। हाँ। और ये कॉग्निजेबल जो है मोर सीरियस होता है, और नॉन कॉग्निजेबल जो है लेस सीरियस। बहुत बढ़िया मिहिर, बहुत बढ़िया। और किसी केस में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और दो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो साथ में अगर ट्रायल हो रहा है तो एज ए कॉग्निजेबल केस ट्रायल होगा या एज ए नॉन कॉग्निजेबल केस ट्रायल होगा? क्या बोले भैया, फिर एक बार बोल दीजिए। अगर किसी पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हुआ है और साथ साथ तीन चार नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो सबका ट्रायल करना है, तो उस केस को क्या माना जाएगा? कॉग्निजेबल केस माना जाएगा ओवरऑल, जिसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तीन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओवरऑल ये केस कॉग्निजेबल केस कहलाएगी या नॉन कॉग्निजेबल केस कहलाएगी? चारों ऑफेंस कॉग्निजेबल कही जाएगी। कॉग्निजेबल कही जाएगी। क्यों कही जाएगी कॉग्निजेबल? क्योंकि कॉग्निजेबल जो है मोर सीरियस टाइप ऑफ ऑफेंस है, इसलिए उसको ज्यादा ओके ओके, कॉग्निजेबल मोर सीरियस है, बिल्कुल। वन सेकेंड आप। बिल्कुल सही मिहिर, आपने सही बताया, क्योंकि कॉग्निजेबल एक सीरियस ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस इंक्लूडेड है, चाहे कितने भी नॉन कॉग्निजेबल के साथ हो, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जहां ऐड हो गया प्लस नॉन कॉग्निजेबल कितने भी नॉन कॉग्निजेबल केस जो होगा वो कॉग्निजेबल केस कही जाएगी। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल केस तभी होगी जब सारे के सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन ये भी क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछ किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जेम्स में। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कल्पना भाई, आपको आज आ रही है अब?
रत्ना वैस नहीं है मीटिंग में, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चार्ज है, बेयर एक्ट आप लोग खोले रखिए, बेयर एक्ट। डेफिनेशन अभी पूरा नहीं हुआ था, डेफिनेशन ही अभी अभी चलेगा आगे भी। उसके बाद उसके बाद कंप्लेंट है, चार्ज हो चुका है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चुका है, उसके बाद कंप्लेंट है। चलिए हम लोग कंप्लेंट देखते हैं। देखिए बेयर एक्ट, कंप्लेंट मींस एंड एनी एलिगेशन। इसके ऊपर के डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी डेफिनेशन में कोई डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? निहारिका, ज्योति, आयुषी, सुचेता, शाश्वत, मिहिर। कंप्लेंट के पहले के डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया ठीक है। ओके ओके, एक सेकंड, आप लोग की आवाज बहुत धीरे आ रही है। देखिए बेयर एक्ट में कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। सबसे पहला पॉइंट आ गया ओरली या राइटिंग में, ये बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लीजिए। कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। कंप्लेंट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए प्रीलिम्स में। कंप्लेंट के जो डिफिनीशन है उसके टर्म्स का यूज करके, बेयर एक्ट के वर्ड्स का यूज करके बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसके सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हो गया ओरल, रिटन, दोनों वे में कंप्लेंट हो सकता है। उसके बाद है टू ए मजिस्ट्रेट, किसको होती है? बस मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट। ओके, any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this संहिता, ताकि वो इस संहिता के अंदर कोई एक्शन ले, जो इस संहिता के अंदर में किसी एक्शन लेने के लिए इसी व्यू के साथ कंप्लेंट की जाती है। दैट सम पर्सन whether known or unknown, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो नोन भी हो सकता है या अननोन भी हो सकता है। एक्यूज्ड पर्सन जो है वो नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। पहले तो लिखा हुआ है ऑफेंस, तो ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। और एक ही चीज इसमें और लिखी हुई है कि पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है, पुलिस रिपोर्ट को। देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हो गए। पुलिस रिपोर्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है। कंप्लेंट जो है ओरल और रिटन दोनों हो सकती है। सबसे पहली बात, कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि लिख के ही कंप्लेंट किया जाए, किसी मजिस्ट्रेट को बोल करके भी किया जा सकता है। दूसरी बात, वो मजिस्ट्रेट को ही हो सकती है। मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करने की बात की जा रही है। किस मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करने की बात की जा रही है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? आयुषी, सर किसी भी मजिस्ट्रेट को कर सकते हैं शायद। और लोग बताएं। सुचेता, सुचेता, नहीं पता। ओके। निहारिका बताओ, कंप्लेंट जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करने की बात की जा रही है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करने की बात की जा रही है? सर आई गेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करी जा रही है। ओके ओके। और कौन है? शाश्वत, मिहिर, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए, सभी लोग जल्दी जल्दी आप लोग स्पॉट दिया कीजिए। कोई भी सर। कोई भी कहीं? हाँ ओके, किसी भी मजिस्ट्रेट को आप लोग का कहना है। तो मजिस्ट्रेट का मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट के फर्दरेंस में क्या होता है? कंप्लेंट के फर्दरेंस में, चलिए वो सब हमें आगे पढ़नी है। अभी कंप्लेंट होती है, फिर क्या होती है, कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, फिर आगे ट्रायल चलेगी, ये सब होगा। देखिए यहाँ पे जो कंप्लेंट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करने की बात की जा रही है, क्योंकि
यहाँ पे आगे जो फर्दरेंस में होने वाली जुडिशियल प्रोसीडिंग है, तो जब भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की जाए, ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें जजमेंट आ सकती है, जिसमें किसी का एक्विटल कन्विक्शन हो सकता है, ये सब काम बस जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो वहां पे मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिया जाता है। लेकिन ऐसे काम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का हो, एग्जीक्यूटिव नेचर का हो, तो वहां पे मजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिया जाता है। अभी आगे पढ़ना भी है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, कि किसमें क्या समझते हैं। तो किसने सही बताया था? निहारिका ने सही बताया था। ओके, चलिए, ये मजिस्ट्रेट को ओरली या रिटन दोनों में कंप्लेंट किया जा सकता है। फिर एक्यूज जो होगा, एक्यूज जिसके अगेंस्ट कंप्लेन किया जा रहा है, हो सकता है वो जानते हैं, जो विक्टिम है वो जानता है, जो कंप्लेनेंट है, एक्चुअली जो कंप्लेनेंट है वो जानता है एक्यूज को, हो सकता है या नहीं भी जानता है। अननोन एक्यूज के अगेंस्ट भी कंप्लेंट की जा सकती है। तो एक्यूज नोन या अननोन दोनों हो सकता है। और ऑफेंस कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस के लिए कंप्लेंट की जा सकती है। कुछ दिन पहले ही किसी ने आप में किसी ने मैसेज किया हुआ था ये वाली बात की, कंप्लेंट क्या बस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए हो सकती है क्या? नहीं, नॉन कॉग्निजेबल के लिए भी हो सकती है। ठीक है, कंप्लेंट नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस की हो सकती है। तो क्या क्या हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट? कंप्लेंट, ओरली, रिटन, इन सभी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे पॉइंट पे पूछा हुआ है क्वेश्चन। ओरल रिटन हो सकता है कि नहीं? मजिस्ट्रेट का मतलब पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट आप नहीं कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट आप नहीं कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करने की बात हो रही है। एक्यूज नोन और अननोन दोनों हो सकते हैं। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस के लिए कंप्लेंट की जा सकती है। और इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। पुलिस रिपोर्ट जो होती है ये नहीं आएगी। पुलिस जो होती है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट बनाती है और वो सबमिट कर देती है मजिस्ट्रेट को। ओके, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट बनाती है, चार्जशीट बनाती है या चालान बनाती है, उसके बाद उसको सबमिट कर देती है मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। और वो जो सबमिट कर रही है पुलिस रिपोर्ट, उसको कंप्लेंट नहीं कही जाएगी, ओके। तो इसलिए एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है और वो सबमिट किया है, अपना व्यू अपना कंक्लूजन के साथ पुलिस सबमिट करती है, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, चार्जशीट। ओके, तो वो जो होता है चार्जशीट इज नॉट कंप्लेंट, तो वही इसको एक्सक्लूड किया गया एक्सप्रेसली। चलिए, इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट नहीं है, पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो कंप्लेंट नहीं मानी जाती है। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो क्या है कि अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट बना रहा है, एक रिपोर्ट दे रहा है। In a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense, non-cognizable offense को अंडरलाइन कर लीजिए, non-cognizable offense। इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन हैं, बहुत बार ये वाली चीजें काउंटलेस टाइम पूछे गई है। Non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, जैसा कि अभी मैंने बताया, करती है रिपोर्ट सबमिट, चार्जशीट जिसको कहते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रही है, उससे क्या पता चल रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब रिपोर्ट सबमिट कर रही है, तो उस रिपोर्ट से ये डिस्क्लोज हो रहा है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था, कॉग्निजेबल नहीं। तो उस तब ऐसे रिपोर्ट को हम एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेंगे, और जो पुलिस सबमिट किया उसको हम एज ए कंप्लेनेंट ट्रीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है इसी लाइन को, कि सबमिट करती है पुलिस ऑफिसर जब रिपोर्ट को, तो उसको क्या मानते हैं? अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रही है तो उसको क्या मानते हैं? तो कंप्लेंट मानते हैं। या तो वो पूछ देगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या डिस्क्लोज हो रहा है, तब कंप्लेंट मानेंगे, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर रही है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और उस इन्वेस्टिगेशन से ये डिस्क्लोज हो रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई कमिट हुआ है, देन इस रिपोर्ट को हम एज ए कंप्लेंट ट्रीट करते हैं, उसको कंप्लेंट मान लिया जाता है। मजिस्ट्रेट को सबमिट कर रही है ना, तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको एज ए कंप्लेंट मानेंगे। और कंप्लेनेंट कौन हो गया? तो वही पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट हो गया। ये वाली बात समझ में आई? किसको किसको? वो लोग हम सब करे। आयुषी, तुमको नहीं समझ में आई? आयुषी, नहीं सर, वो आ गया सर, लिख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है,
तो ये कंप्लेंट जो है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो ऊपर वाली पार्ट हो चाहे लास्ट वाली पार्ट हो। ओरली रिटन हो सकती है, दोनों मजिस्ट्रेट के सामने, एक्यूज नोन अननोन दोनों हो सकते हैं, और कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस में कंप्लेंट मेड की जा सकती है, कंप्लेंट रजिस्टर कराई जा सकती है। किसको? मजिस्ट्रेट को। पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट नहीं मानी जाती है, पुलिस रिपोर्ट जिसे हम चार्जशीट कहेंगे उससे कंप्लेंट नहीं मानी जाती है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी केस की, जाहिर सी बात है अगर बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेट कर रही है मजिस्ट्रेट की, तो वो ये मान के कर रही थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन की इन्वेस्टिगेशन करती है। ओके, तो अगर कर रही है इन्वेस्टिगेशन, फाइनली वो जो रिपोर्ट सबमिट की उससे ये डिस्क्लोज हो रहा है कि कोई कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ था, then such report is treated as a complaint and the police officer who submits such report is treated as a complainant. Okay, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्लेंट का हो गया डेफिनेशन। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये भी नया आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं वो अभी अभी आए हैं, नए नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी written verbal pictorial information और वीडियो कंटेंट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोल रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहेंगे। एनी कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहेंगे, जो कि ऑफ एनी रिटन वर्बल पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट, चाहे वो वर्बल हो, बोला हुआ हो, लिखा हुआ हो, या पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो या वीडियो कंटेंट हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या वीडियो कंटेंट हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है या वीडियो कंटेंट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कब कहेंगे? ट्रांसमिटेड or transferred whether from the one person to another or from one device to another, चाहे जैसे भी ट्रांसफर हो रहा हो, by means of an electronic device। इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, by means of an electronic device, जिसको ट्रांसफर या ट्रांसमिट किया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू। तो जाहिर सी बात है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किसी चीज को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहेंगे। ओके, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू किसी चीज को ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो या अलग दूसरी तरह का कंटेंट हो, तो ऐसे कंटेंट को, इस तरह के ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहेंगे। इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा वो लिख दिया हुआ है, उसमें सभी कुछ आ जाएंगे, जितने मीन्स से हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, सब कुछ। ओके, आप इसमें बस इतना ध्यान रखिए, बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मीन से ट्रांसफर हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मीन से मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू वाया जो ट्रांसफर हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। चलिए जे हम आते हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को भी डिफाइन किया हुआ है। हाई कोर्ट मीन्स, इसका पहला सब क्लॉज 1 कह रहा है, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यूपी के हाई कोर्ट, यूपी में कोई हाई कोर्ट है तो उसको कहेंगे यूपी का वो हाई कोर्ट है। इलाहाबाद है वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, स्टेट ऑफ यूपी में है। तो इन रिलेशन टू एनी स्टेट, यूपी के रिलेशन में कौन सा हाई कोर्ट माना जाएगा? हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो उत्तर प्रदेश के लिए, वही हाई कोर्ट होगा उत्तर प्रदेश के लिए। जो पटना हाई कोर्ट है बिहार के लिए वही हाई कोर्ट मानी जाएगी। जिस स्टेट में जो हाई कोर्ट है उस स्टेट का वो हाई कोर्ट माना जाएगा। ओके, रांची में जो हाई कोर्ट है झारखंड हाई कोर्ट, उसको झारखंड का हाई कोर्ट मानेंगे। फिर लिखा हुआ है इन रिलेशन टू इंडियन टेरिटरी टू व्हिच द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है जिसके, जरूरी नहीं, यूनियन टेरिटरी तो छोटे एरिया होते हैं, अब उसके लिए अलग अलग हाई कोर्ट तो नहीं बनाया जाएगा ना, किसी स्टेट का ही हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बढ़ा दिया जाता है, स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बढ़ा दिया जाता है। तो उस यूनियन टेरिटरी का वही हाई कोर्ट होगा जिस स्टेट के हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन उस पर अप्लाई हो रहा है, वही हाई कोर्ट उस यूनियन टेरिटरी का भी माना जाएगा। क्योंकि यूनियन टेरिटरी का एरिया बहुत कम होता है, उसके लिए अलग हाई कोर्ट नहीं स्टैब्लिश की जाती है, तो किसी जो स्टेट उसके पड़ोसी होते हैं उसी हाई कोर्ट को उसका भी जुरिसडिक्शन दे दिया जाता है, उस यूनियन टेरिटरी का भी जुरिसडिक्शन दे दिया जाता है, जो भी उसके पड़ोसी स्टेट होते हैं उसका हाई कोर्ट को। फिर लिखा हुआ है इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी, अगर और कोई यूनियन टेरिटरी है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। ये एक तरह का
ऐसा प्रोविजन बना दिया है कि मान लीजिए किसी को एक्सटेंड ना भी किया गया हो, तो नहीं एक्सटेंड किया गया हो कि ये हाई कोर्ट यहाँ पे अप्लीकेबल होगा इस यूनियन टेरिटरी में भी, तो बोल रहा है कि वहां पे जो भी हाईएस्ट कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा, उस यूनियन टेरिटरी में जो हाईएस्ट कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है जो कि दिल्ली में है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के अलावा उस यूनियन टेरिटरी में जो भी हाईएस्ट कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा। तो ये हाई कोर्ट का डेफिनेशन है बेसिकली, जो स्टेट की, हर स्टेट में हाई कोर्ट होती है, किसी किसी स्टेट में नहीं है तो दो स्टेट को मिला करके एक हाई कोर्ट बना दिया गया है, या यूनियन टेरिटरी में नहीं है तो स्टेट के ही हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन वहां पे भी अप्लाई कर दिया जाता है। अगर एक्सटेंड ना भी किया गया हो तो जो सब क्लॉज 3 है वो बता रही है कि उस यूनियन टेरिटरी की जो हाईएस्ट कोर्ट होगी वही वहां की हाई कोर्ट मानी जाएगी, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। चलिए, इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया फिर से। Inquiry means every inquiry other than a trial conducted under this संहिता by a magistrate or court। इंक्वायरी का मतलब बोल रहा है कि कोई भी इंक्वायरी जो कि ट्रायल से अलग होगा और मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए, एक इंक्वायरी टर्म मिला और इससे पहले हमें कंप्लेंट मिला हुआ था। ओके, अभी ट्रायल नहीं आया हुआ ना, आगे ट्रायल मिलेगा। हम लोग उसमें डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे इंक्वायरी और ट्रायल में। इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है और इसमें बोल रहा है कि ट्रायल के अलावा एक जज या मजिस्ट्रेट जो करती है, एक जज या मजिस्ट्रेट जुडिशियल प्रोसीडिंग जो करती है ट्रायल के अलावा, वही इंक्वायरी होती है। किसी चीज का सच्चाई जानने के लिए, किसी चीज, कोई पार्टिकुलर फैक्ट की ट्रूथ या फॉल्सिटी जानने के लिए इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। ओके, तो इंक्वायरी जो है वो ट्रायल से अलग होती है। चार्ज फ्रेम होने के पहले इंक्वायरी कर दी जाती है, ट्रायल तो चार्ज फ्रेम होने के बाद ही होती है। और इंक्वायरी जो है वो पुलिस ऑफिसर कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आयुषी, क्या सर? क्या इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट के थ्रू हो सकता है। ओके ओके, बिल्कुल, मजिस्ट्रेट या कोर्ट बस इंक्वायरी करती है। और इंक्वायरी की क्यों जाती है? किसी पार्टिकुलर फैक्ट की सच्चाई जानने के लिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कई बार की जाती है कि ऑफेंस कमिट हुई है कि नहीं, इसके लिए इंक्वायरी कमिट कर दी जाती है। किसी का डेथ हो गया है अननेचुरल सर्कमस्टांस में, उसके लिए इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करती है। अननेचुरल सर्कमस्टांस में किसी का डेथ हो गया है, कस्टोडियल डेथ हुई है, इंक्वायरी की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। ओके, तो ये सब इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी जज कर रही है, कोर्ट करती है। और किसी चीज की सच्चाई जानने के लिए, कोई पार्टिकुलर कारण के लिए, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कुछ करने के लिए इंक्वायरी की जाती है। उसके बाद चार्ज वगैरह फ्रेम होते हैं, फिर ट्रायल होती है। ट्रायल से बिल्कुल अलग है इंक्वायरी। इंक्वायरी इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ट्रायल। ट्रायल जब हम लोग देख लेंगे तो दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो हमें इतना याद रखना है कि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या कोर्ट ही कर सकती है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है कि इंक्वायरी कौन कर सकता है, पुलिस, मजिस्ट्रेट, कोर्ट, या कोर्ट और मजिस्ट्रेट बोथ। तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट कर सकती है, पुलिस बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। आइए, इन्वेस्टिगेशन है अब। इन्वेस्टिगेशन includes all the proceedings under this sanhita for the collection of evidence conducted by a police officer। देखिए, इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट कर रहा है? पुलिस ऑफिसर। अभी अभी मिला था, इंक्वायरी कौन कंडक्ट कर रहा है? मजिस्ट्रेट कंडक्ट कर रहा था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इंक्वायरी में भी बस मजिस्ट्रेट टर्म लिखा हुआ है, उस मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चलिए, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर बस कंडक्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन भी कर सकता है जो मजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज किया हो। पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज किया हो। तो क्या जो है लिखा हुआ है इसमें, अदर देन ए मजिस्ट्रेट और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। मजिस्ट्रेट जो है किसी और पर्सन को ऑथराइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन मजिस्ट्रेट कोई नहीं कर सकता है। मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और पर्सन को ऑथराइज किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो क्वेश्चन रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन कर सकते हैं? अगर ऑप्शन है पुलिस ऑफिसर, फिर है अदर, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट, तीसरा हो जाएगा मजिस्ट्रेट, फिर है ऑल ऑफ दीज, फिर है 1 and 2, नन ऑफ दीज। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए। चलिए, इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 1 and 2 वाला होगा सर। निहारिका,
ओके आयुषी, सुन लिया मैंने आपका आंसर। सर 1 and 2। बिल्कुल 1 and 2 पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या कोई अदर पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो वो भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। ऑल ऑफ दीज ये सब तो आएगा ही नहीं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन इसका। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग। किया क्यों जा रहा है? किया क्यों जा रहा है? तो फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जैसे कि अभी मैंने बताया इंक्वायरी क्यों किया जाता है। इंक्वायरी किसी चीज की सच्चाई जानने के लिए, कोई चीज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, कोई चीज जानने के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दिस पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट और नॉट, ये सब कंडक्ट करने के लिए, ये सब जानने के लिए इंक्वायरी वगैरह की जाती है। कई तरह की इंक्वायरी मिलेगी आगे पढ़ने को, बहुत तरह की जो मजिस्ट्रेट्स करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पुलिस का तो यही मेन काम है ना, इन्वेस्टिगेशन करना। कोई ऑफेंस कमिट होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुई है तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से। किस लिए? एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर सकती है विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन मिलने के बाद। किस लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस का कलेक्ट करना इज द पर्पज ऑफ कमिटिंग ऑफ क्या? इन्वेस्टिगेशन। तो लिखा हुआ है includes all the proceedings under this संहिता for the collection of evidence। जान गए पर्पज क्या है? for the collection of evidence conducted by, अंडरलाइन कर लीजिए, conducted by को बस तो किसके द्वारा? तो पुलिस ऑफिसर या any other person who is authorized by magistrate in this behalf, जिसको मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया हो। अदर देन लिखा हुआ है ब्रैकेट में मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के अलावा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है। तो ये डेफिनेशन है इन्वेस्टिगेशन का। इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है where any of the provisions of a special act are inconsistent with the provisions of this संहिता, the provisions of the special act shall prevail। इस बात को मैंने आईपीसी की क्लास में 10 बार रिपीट की होगी कि स्पेशल लॉज होते हैं और लोकल लॉज होते हैं, वो प्रिवेल करते हैं ओवर जनरल लॉ। ऑल द स्पेशल लॉज एंड द लोकल लॉज प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ, क्योंकि स्पेशल लॉ बनाई जाती है किसी स्पेशल सब्जेक्ट को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। लोकल लॉ बनाई जाती है किसी खास एरिया में, किसी खास पर्टिकुलर एरिया में किसी सब्जेक्ट मैटर को रेगुलेट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो स्पेशलाइज्ड एक्ट जो होते हैं, लोकल जो एक्ट्स होते हैं, वो टारगेटेड होते हैं, वो मोर फोकस्ड होते हैं और लाने का स्पेशल पर्पज होता है। तो वो जो होता है वो मोर वेटेज रखता है, वो प्रिवेल करता है ओवर दो जनरल लॉज जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं। जनरल लॉ हर जगह अप्लाई होती है और जनरल लॉज होते हैं, जनरलाइज्ड होते हैं। तो स्पेशल लॉ को प्रिवेल कराया जाता है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि स्पेशल लॉ का लाने का पर्पज ये होता है किसी खास चीज को गवर्न करना, तो उसी को प्रिवेल कराया जाएगा ना। तो एमसीक्यू वाले टेस्ट में मैंने पहला क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ था। ओके, तो ये सब बातें आप लोग जानते हैं एक्सप्लेनेशन की। अब अगला पे आते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक के डेफिनेशन में? अभी तक जो भी डेफिनेशन हुई, निहारिका, सुचेता, शाश्वत, आयुषी, नो सर। मिहिर, ओके ओके। कोई भी वर्ड में किसी डेफिनेशन में दिक्कत हो तो आप पूछिएगा। इस सब पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीआरपीसी के डेफिनेशन सेक्शंस जो है उससे तो क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं किसी भी एग्जाम्स में, क्योंकि इतने सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं और बहुत पूछे जाते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। अगर सीआरपीसी से 7-8 क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन डेफिनेशन से ही बच जाते हैं। अगर 3-4 क्वेश्चन भी आने वाले हैं तो उसमें से भी एक तो रहना ही होता है। इसीलिए इसके डेफिनेशन के सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। आइए जुडिशियल प्रोसीडिंग देखते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग एम, सबसेक्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एम, जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइंड है। लिखा हुआ इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ व्हिच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ऐसी प्रोसीडिंग जो होते हुए कोई एविडेंस को ऑन ओथ लिया जा सकता है। ऑन ओथ जुडिशियल प्रोसीडिंग में ओथ पे लिया जा सकता है एविडेंस को। मजिस्ट्रेट्स को पावर होती है, कोर्ट्स को पावर होती है, जजेस को ये ऑथोरिटी होती है कि किसी चीज को बोलेगा ये ओथ पे आप दीजिए। तो ऐसे ही प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग होते हैं और कोई नहीं मांग सकता है, सभी लोग। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग में हर चीज में ओथ पे ले लिया जाता है। सारे चीजों को जो ये फैक्ट्स आप क्लेम कर रहे हैं इसको, इसके लिए ओथ दीजिए। और जाहिर सी बात है गलत ओथ लेना वो खुद में पनिशेबल ऑफेंस है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस
इज और मे मतलब एविडेंस लिया जा सकता है क्या, लीगली टेकन ऑन ओथ, लिया जाता है या लिया जा सकता है ओथ पे, मतलब एफिडेविट बनवाया जा सकता है, ओथ करवाया जा सकता है कि तुम ये बात ओथ से प्रूव करो, ओथ दो इसके लिए। तो ऐसे ही पोस्टिंग को जुडिशियल पोस्टिंग कहते हैं, यानी नॉन जुडिशियल पोस्टिंग में ओथ नहीं लिया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ओथ ले ही लिया जाए, लेकिन जुडिशियल पोस्टिंग में ओथ लेने का ऑथोरिटी होती है कोर्ट्स के पास, वो जब चाहे जिस चीज के लिए ओथ ले सकती है। लोकल जुरिस्डिक्शन ये सब डेफिनेशन है। In relation to a court or magistrate means the local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this संहिता। जाहिर सी बात है लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब लिखा हुआ है कि किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के कंटेक्स्ट में, इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट का मतलब कोर्ट या मजिस्ट्रेट के कंटेक्स्ट में लोकल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के कंटेक्स्ट में लोकल जुरिस्डिक्शन का मतलब है द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज, वो लोकल एरिया जिसमें कोर्ट या मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकता है क्या, अपना पावर, वो लोकल एरिया जिसमें कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपना पावर एक्सरसाइज करता है, उसी को तो उसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अंडर दिस संहिता एंड सच लोकल एरिया may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government। अब वो लोकल एरिया किसका कितना होगा, मतलब किसका जुरिस्डिक्शन कितना होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट आप याद रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जहां भी गवर्नमेंट की बात आए तो जिस गवर्नमेंट की बात की जा रही है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन सी गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। और बस सेंट्रल स्टेट ही नहीं, कहीं कहीं लिखा होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, तो समझ गए आप लोकल जुरिस्डिक्शन, कोर्ट या मजिस्ट्रेट जिस एरिया में अपनी पावर एक्सरसाइज करती है उसकी वो लोकल जुरिस्डिक्शन होती है, और ये कौन स्पेसिफाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए ओ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल ही, कॉग्निजेबल के साथ ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसी ऑफेंस जिसमें जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं की जा सकती है, पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है, या इवन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के। ओके, पी नोटिफिकेशन means a notification published in the official gazette। वेरी सिंपल, ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश हो रही है वो नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ नहीं समझना है। वो पे आते हैं ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देखिए ऑफेंस का मतलब हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया हुआ है आईपीसी में, क्या मतलब होता है, ऑफेंस मींस एनी एक्ट या ओमिशन, कोई एक्ट या ओमिशन को ऑफेंस कहेंगे जो कि मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, जो किसी लॉ के द्वारा पनिशेबल बनाई गई है, किसी लॉ के द्वारा जो पनिशेबल बनाई गई है उसी एक्ट या ओमिशन को, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन इंक्लूड करता है, लेकिन फिर भी कोई भी एक्ट है, कोई ओमिशन है जो कि प्रोहिबिटेड है किसी लॉ द्वारा, उसको ही हम ऑफेंस कहते हैं, जो पनिशेबल बनाई गई है। For the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under the section 20 of the Cattle Trespass Act। देखिए सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट भी आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं लेकिन ये मेंशन्ड है एक्सप्रेसली, तो ये भी आप याद कर लेंगे कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए। सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, इसको भी ऑफेंस के डिफिनेशन में शामिल किया गया है, अगर उसके अंडर कोई कमिट हो रही है तो, जहां कंप्लेंट मेड की जा सकती है सेक्शन 20 के अंडर में। तो नॉर्मली ऑफेंस क्या है, कोई एक्ट ओमिशन जो किसी भी लॉ के द्वारा पनिशेबल हो वही ऑफेंस है, कोई एक्ट ओमिशन जो किसी भी लॉ के द्वारा पनिशेबल हो वही ऑफेंस होती है, यही डेफिनेशन दी हुई है। अब आइए आर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आप लोग सुन रहे हैं ना, निहारिका, मिहिर, शाश्वत, सुचेता? हाँ भी Yes, आ sir. रहा है आवाज। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्या? ठीक है। ओके, सब बात कोई डेफिनेशन आसान है इसलिए बता के निकल जा रहा हूँ, और जो भी थोड़े से जिसमें समझने वाले हैं वो बता ही रहा हूँ, ये सब डेफिनेशन कोई डेफिनेशन बहुत आसान है, समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। ओके, जिसको भी जिस भी वर्ड में किसी डेफिनेशन या किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो उसी समय आप लोग बोलिएगा। चलिए कौन सा चल रहा है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, आर में है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, डिफाइंड किया हुआ है, लिखा हुआ है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट। अगर वो प्रेजेंट है तब तो वही ऑफिसर इन चार्ज रहती है हर पुलिस स्टेशन में, अगर वो है तो वही ऑफिसर इन चार्ज, अगर वो एब्सेंट है तब कौन बनेगा, ऑफिसर इन चार्ज जो है वो किसी पुलिस स्टेशन का वो एब्सेंट है,
तो एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम द इलनेस, या तो एब्सेंट है या इलनेस के कारण, बीमार होने के कारण अपनी जिम्मेवारी अभी नहीं निभा पाएगा, तब कौन? द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर, उसके बाद वाला जो रैंक का है उसी को बना दिया जाएगा, उसी को मान लिया जाएगा ऑफिसर इंचार्ज है, उसके बाद रैंक का जो भी होगा उसी को ऑफिसर इंचार्ज माना जाएगा। ओके, अगर वो एब्सेंट है या बीमार है, अभी नहीं अटेंड कर पा रहा है तो, एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, और एक कंडीशन लगाई हुई है कांस्टेबल के रैंक से अबव होनी चाहिए, उसके बाद जो भी है उसके नीचे जो भी है, लेकिन कांस्टेबल से तो ऊपर होनी चाहिए, कांस्टेबल नहीं मान लिया जाएगा। एंड इज अबव of constable or the state government so directs any other police officer so present, या स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका जो मन करे तो किसी को भी डायरेक्ट कर सकती है कि ये मान लिया जाएगा ऑफिसर इंचार्ज। तो नॉर्मली ऑफिसर इंचार्ज जब एब्सेंट हो तो उसके बाद का जो भी नेक्स्ट इन रैंक है उसको ऑफिसर इंचार्ज बना दिया जाता है, ऑफिसर इंचार्ज मान लिया जाता है। और या उसमें कौन नहीं बन सकता है, तो जो वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए, यानी कांस्टेबल नहीं बन सकता है, कांस्टेबल से उसका रैंक ऊपर से ऊपर होनी चाहिए। चलिए अब प्लेस इंक्लूड्स हाउस, व्हीकल एंड वेसल। प्लेस में कुछ क्या क्या आ जाएगा, तो लिख दिया हुआ है, हाउस आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, टेंट आ जाएगा, व्हीकल आ जाएगा, वेसल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस कुछ भी बना लिए जाते हैं, ये भी हो सकता है कि पूछ दे एग्जाम्स में, ऐसे भी बना दे कि क्या आएगा, 3 रहेगा, एक और दे दिया रहेगा, तो ये भी कई बार याद करना जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्टली कौन कौन सा 4-5 वर्ड दी हुई है। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए कि हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल दिया हुआ है, क्योंकि इन्हीं में से 3 नाम रहेगा और चौथा नहीं रहेगा। ओके, तो या 3 रहेगा, फिर रहेगा ऑल ऑफ दीज, चाहे जो भी जिस तरह से क्वेश्चंस बना दिए जा सकते हैं। तो ये भी टेस्ट कर लिए जा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म्स मेंशन्ड है वो आपको याद है कि नहीं। तो इसलिए बेयर एक्ट जो होता है वो हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लेस में जो आ रही है नाम, इसको भी आप रट लेंगे, हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल, ईटीसी नहीं लिखा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ थोड़ी देर पहले ही कि पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो सबमिट करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन के करने के बाद में मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस जो है पुलिस रिपोर्ट बनाती है और किसको सबमिट कर देती है, मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देती है। इसको हम चार्जशीट कहते हैं। तो लिखा हुआ है पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय मजिस्ट्रेट, फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193 क्लास 3 में जो फॉरवर्ड कर देती है वही है पुलिस रिपोर्ट, वही है पुलिस रिपोर्ट। ओके, सीआरपीसी में किस सेक्शन में था पुलिस रिपोर्ट? आयुषी सर 173। बहुत बढ़िया, ये सब तो बहुत ही मेजर क्वेश्चंस हो गए। पुलिस रिपोर्ट का सेक्शन बताइए। बहुत बढ़िया, जिसने बताया, शासक ने बताया। ओके, 173 में पुलिस रिपोर्ट की बात की गई थी सीआरपीसी में। ओके, चलिए यहाँ पे 193 क्लास 3 में आ गई है। 193 क्लास 3 में पुलिस जो है वो सबमिट करती है पुलिस रिपोर्ट। तो समझ गए, पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस फॉरवर्ड करती है रिपोर्ट को किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। और मजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव नहीं, बस जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट का मतलब बस जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ पर, ठीक है, उसी को हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। हाँ बोलिए सर, प्लीज ये डेफिनेशन रिपीट कर सकते हैं थोड़ा धीरे? हाँ हाँ, ओके ओके निहारिका, कर रहा हूँ रिपीट। देखिए, पुलिस रिपोर्ट डिफाइन किया गया है टी में। पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी ऑफेंस कमिट होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो रिपोर्ट बनाती है। एक केस डायरी भी होता है, केस डायरी की बात नहीं की जा रही है, डे टू डे मेंशन करती है केस डायरी में, यहाँ गए, इतने बजे गए, ये इससे ये बयान ले लिए, उससे ये ले लिए। लेकिन सब होने पे वो एक रिपोर्ट बनाती है पुलिस जो है वो रिपोर्ट बनाती है। उसमें रिपोर्ट में वो कंक्लूड भी करती है कि मेरे हिसाब से ये ऑफेंस कमिट हुआ है, ये जो मैंने इसको एक्यूज किया हुआ है, ये किया हुआ है। वो मजिस्ट्रेट अगर माने ना माने वो सब अलग बात होती है, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है पुलिस रिपोर्ट की ट्रायल के समय में। लेकिन पुलिस जो है अपना रिपोर्ट बना करके सबमिट करती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, तभी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके आगे जो है वो फर्दर कॉग्निजेंस और ट्रायल बढ़ेगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पुलिस जो रिपोर्ट सबमिट करती है इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने के बाद, उसी को हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट जो कि सेक्शन 173 में था मेंशन, जिसको चार्जशीट भी कहते हैं। चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट को ही चार्जशीट कहते हैं।
चार्जशीट क्या होती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चार्जशीट बनाती है, भेज देती है, इसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है। ठीक है निहारिका? यस सर, थैंक यू सर। तो क्या होता है आप बताइए, पुलिस रिपोर्ट से क्या समझी? सर इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जो भी रिपोर्ट बना करके मैजिस्ट्रेट को सबमिट करती है कि उनके हिसाब से जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसी को पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, हाँ, एंड इट इज इसका और आल्सो कॉल्ड चार्ज शीट। हाँ हाँ, और कौन सी मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और उसके बाद क्या होती है? उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉग्निजेंस Yes. होती है, ट्रायल वगैरह चलने लगती है। हाँ, तो यही Yes. पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट हो गई। ठीक है, यस सर। अब इसमें 193 में पढ़ना होगा चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट, और सीआरपीसी में 173 में 173 में। यस सर। ओके, इसका ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 173 बहुत बार पूछा हुआ है चार्जशीट की सेक्शन में, एग्जाम्स में, प्रीलिम्स वगैरह में बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए हम लोग यू पे आते हैं, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जो है लिखा हुआ है, पुलिस स्टेशन कभी पूछता नहीं है, फिर भी पुलिस स्टेशन मींस एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे बस एक इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। अगर काम की कोई चीज है तो बस स्टेट गवर्नमेंट है और कुछ नहीं है। टू बी ए पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड इन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस एरिया। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी प्लेस को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी प्लेस को, किसी भी बिल्डिंग को भी, कोई भी बिल्डिंग, प्लेस, किसी चीज को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। हो सकता है ये जो सर सुंदरलाल हॉस्टल का जो एनेक्सी का रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर, इसको पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दे, कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो स्टेट जो है किसी बिल्डिंग को, किसी कमरे को, किसी ऑफिस को, कुछ भी डिक्लेयर, किसी भी चीज को, किसी जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है। तो ये आप क्लियर रखेंगे। कौन कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। ओके, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम लोग नेक्स्ट ही क्लास में खूब डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ना है। तो अभी बस आप ये जाने कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिखा हुआ है मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेक्शन 18 के अंदर जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसी को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। उसमें दिया हुआ है कैसे अपॉइंट कर किया जाता है, कौन अपॉइंट किया जाता है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, जो कि हम लोग कल ही पढ़ने वाले हैं। तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, या उनके डायरेक्शन में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में कोई काम कर रहा है, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। ठीक है, और एनी इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको अपॉइंट किया जा रहा है सेक्शन 18 के अंडर में, या उसके डायरेक्शन में कोई अदर पर्सन काम कर रहा है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया। ये डिफाइन यहाँ किया हुआ है, वहां पे डिटेल में पढ़ना है। क्या करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर? प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं। प्रोसिक्यूशन, जाहिर सी बात है, जो ऑफेंसेस होती है वो अगेंस्ट द स्टेट होती है। ऑफेंसेस आर रॉन्ग्स अगेंस्ट द स्टेट एट लार्ज, वी नो वेरी क्लियरली, एंड सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स को प्रोसिक्यूट करना, उसको प्रोसिक्यूशन का रिजल्ट जो भी हो, एक्विटल, कन्विक्शन, लेकिन प्रोसिक्यूट करना ये जिम्मेवारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए क्या करता है? प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करता है। प्रोसिक्यूटर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है प्रोसिक्यूटर को कुछ खास तरह की प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की प्राइमरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करना, और जो भी ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं उसको, उसमें ऑफेंडर को प्रोसिक्यूट करना। ओके, इससे ज्यादा हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कल पढ़ेंगे। कल सब डिवीजन, सब डिवीजन मींस अ सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को ही सब डिवीजन में बांट दिया गया हुआ है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस भी हम लोग कल पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए हुए हैं, फिर कोर्ट्स की जुरिडिक्शन बनाई जाती है, डिविजन्स बनाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को बांटा जाता है, स्टेट को बांट दिया जाता है। तो सब डिवीजन मींस अ सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट के ही सब डिवीजन को सब डिवीजन कहा जा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट को कई सारे सब डिवीजन में बांट दिया जाता है, और उसी को हर डिवीजन को सब डिवीजन कहा जा रहा है। ओके, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए जाते हैं, सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स भी होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट को जो डिवाइड किया जा रहा है, तो हर डिवीजन को सब डिवीजन कह दिया जाता है। समन्स केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केस जो है अपनी डेफिनेशन को खुद नहीं डिफाइन कर रहा है, वारंट केस पे ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, समन केस जो है बोल रहा है कि मैं खुद से नहीं डिफाइन करूंगा, वारंट पढ़ लो जाकर, वहां से मेरा मतलब पता कर लेना। तो लिखा हुआ है समन केस मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। वो वारंट केस जो नहीं होगा वो समन केस होगा, वारंट केस नहीं होगा वो समन केस होगा। तब देख लेते हैं वारंट केस, क्या ही देखते हैं, पहले विक्टिम ही देख लेते हैं, क्योंकि उसी का अगला तो ही है। विक्टिम देख लीजिए, विक्टिम
अच्छा विक्टिम जो है वो कहाँ डिफाइन था सीआरपीसी में? बहुत बार पूछा हुआ है क्योंकि अमेंडमेंट ऐड हुआ था, बहुत बार पूछा हुआ है। सीआरपीसी में विक्टिम किस सेक्शन में डिफाइन था? बताइए बताइए, ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। 2WA में। ओके आयुष, बहुत बढ़िया। 2WA सीआरपीसी का विक्टिम को डिफाइन किए हुए था, विक्टिम को डिफाइन किए हुए था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है क्योंकि ये अमेंडमेंट ऐड हुआ था, तो जाहिर सी बात है जो अमेंडमेंट ऐड होती है चीजें उसको कई बार पूछ लिए जाते हैं, और जब ऐड हुआ तब से तो अगले कुछ सालों तक, अगले 5-6 सालों तक पूछ ही लिए जाते हैं। 2WA जो था उसमें विक्टिम डिफाइन किया गया था सीआरपीसी में। अब यहाँ पे ए बी सी तो एक्स्ट्रा लगाया नहीं जाएगा क्योंकि कल ही बोला था मैंने, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। ये एक फीचर है नए एक्ट बनाने का, नए लॉज बनाने का। ये होता है कि जो चीजें अमेंडमेंट साइड हुई होती है उसको लाइन से ला दिया जाता है, लाइन से ला दिया जाता है। अमेंडमेंट से चैप्टर साइड हुए थे, उस चैप्टर्स को भी हटा के लाइन से ला दिया गया है, तो चैप्टर्स का संख्या बढ़ गया है। ठीक है, विक्टिम मीन्स, अच्छा कब आया था वो अमेंडमेंट? ये क्वेश्चन पूछता है कब वो अमेंडमेंट आया था? 2008। बहुत बढ़िया शाश्वत, 2008 में अमेंडमेंट आया था, उसको वो लागू हो गया था 2009 से, लेकिन 2008 का ही अमेंडमेंट है। ओके बहुत बढ़िया। अगर 2008 ऑप्शन में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ गया है कब वो इफेक्ट में आया था, तो 2009 में इफेक्ट में आया था। 2008 का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 2009 में इफेक्ट में आया था। अमेंडमेंट एक्ट तो 2008 का ही है, तो 2008 और 9 दोनों ही आप लोग ध्यान में रखिए। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी, ये विक्टिम को जो है, विक्टिम से रिलेटेड जो सेक्शन है, डेफिनेशन है, कब लाया गया था सीआरपीसी में, तो अभी भी पूछ सकता है। भले ही वो चीजें जो है अब अमेंडमेंट से हट करके डायरेक्ट सेक्शन में आ गई है। चलिए वाई में विक्टिम डिफाइंड है। विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी कॉज्ड बाय, पहले हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजुरी, जिसको कोई लॉस या इंजुरी हुई है, वो पर्सन जिसको कोई लॉस या इंजुरी हुई है उसी को हम विक्टिम कहेंगे। जिसको कोई लॉस या इंजुरी हुई है उसी को हम विक्टिम कहेंगे, उसी को विक्टिम। लिखा हुआ है कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन का एक्ट ओमिशन की वजह से हुआ है, एक्यूज्ड पर्सन का ही एक्ट या ओमिशन से तो वो हुआ है, सफरिंग जो हुआ है विक्टिम को वो हुआ है। एंड इंक्लूड्स द गार्जियन और लीगल हायर ऑफ सच विक्टिम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंक्लूड्स द गार्जियन और लीगल हायर ऑफ सच विक्टिम। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। क्या क्या इंक्लूड करता है विक्टिम? गार्जियन और लीगल हायर। विक्टिम का जो गार्जियन है या लीगल हायर है वो इंक्लूड होते हैं विक्टिम में, यानी विक्टिम अगर है उसका जो गार्जियन है वो भी विक्टिम है, उसका भी क्या बनता है, राइट बनता है सूट इंस्टीट्यूट करने का। जो विक्टिम के हायर्स हैं, लीगल हायर, उनके भी राइट बनते हैं। ओके, विक्टिम का गार्जियन, लीगल हायर, ये पूछे हुए क्वेश्चन है और पूछे भी जाएंगे, ये याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन दे देता है गार्जियन, लीगल हायर, एक और कुछ गलत दे देगा, तो आपको दोनों याद रखना है कि गार्जियन भी और लीगल हायर भी। इंक्लूड्स गार्जियन और लीगल हायर अंडरलाइन होनी चाहिए। चलिए अब वारंट केस आ गया, जेड वारंट केस। अभी हमने पढ़ा समन केस। समन केस कैसे डिफाइंड होती है? जो वारंट केस नहीं है वही समन केस है। वारंट केस क्या है देखते हैं, वारंट केस क्या है। तो लिखा हुआ है वारंट केस, ये भी बहुत बार पूछी गई है। वारंट केस जो है बहुत बार पूछी गई है, झारखंड में पूछी गई थी प्रीलिम्स में। मींस अ केस रिलेटिंग टू एन punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years। ठीक है, तो वारंट केस, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 2+, ठीक है। Offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years are known as warrant case। warrant case क्वेश्चंस ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, या कोई गलत दे देगा, कैसे भी पूछ सकता है। वारंट केस में क्या इंक्लूडेड होगा? वो ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ हो सकती है, डेथ पेनाल्टी जिसकी पनिशमेंट है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के पनिश हो सकती है, के लिए पनिशमेंट हो सकती है, या 2 साल से ज्यादा, 2+ एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछी गई थी और ऑल ऑफ दी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी। झारखंड में पूछी गई थी अभी लास्ट एग्जाम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है वारंट केस में, ये तो अब इससे क्या पता चलता है समन केस क्या होगा? क्या हो गया समन केस? समन केस में क्या आ गया जो इससे एक्सक्लूड किया जाएगा? कि
कौन सी पनिशमेंट वाली? निहारिका, सर बताइए बताइए। नहीं सुनाई दिया मुझे जिसने भी बोला। हमें ऑडिबल क्लियरली बोलिए। निहारिका बोलो। आयुषी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। लेस देन 2 years वाला होगा सर उसमें, समन केस में। ओके ओके, बिल्कुल आयुषी को सब पता रहता है, बहुत ब्रिलियंट है आयुषी। तो सम्मन केस कौन सा हो गया? सम्मन केस, ये कौन सा सम्मन मैंने लिखा? सम्मन केस -2 हो जाएगा, लेस देन 2, यानी लेस देन 2 इयर्स वाले सारे सम्मन हो गए। वारंट केस, जिसका पेनल्टी, ऐसे ऑफेंस जिसका पनिशमेंट डेथ हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या 2 साल से ज्यादा एक्सीडिंग 2 इयर्स हो सकती है। समन केस जो कि वारंट नहीं है वो समन केस। बेयर एक्ट में कैसे डिफाइंड है? जो वारंट नहीं वो समन। तो हो कौन सा गया? 2 साल से कम वाला, क्योंकि 2+ वाले तो सब वारंट में चले गए ना, 2+ वाले सारे वारंट में चले गए, तो 2 से कम बच गया। 2 से कम वाले कौन में चले जाएंगे? समन केस में चले जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से वारंट केस के डेफिनेशन से समन केस निकल गया। इसमें एक सबसेक्शन 2 भी है, सबसेक्शन 2 भी है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? Words and expressions used herein and not defined but defined in the IT Act 2000 and the BNS 2023 shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। जो वर्ड या एक्सप्रेशन यहाँ डिफाइंड नहीं है बट इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसा कोई वर्ड जो यहाँ यूज किया गया है बट डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन वो IT एक्ट में डिफाइन है या BNS में डिफाइंड है, तो उन्हीं का वहां पे जो यूज हुआ है मतलब वही मतलब यहाँ मान लिया जाएगा, वही यहाँ भी यूज होगा। ठीक है, समझ में आई वाली बात आपको? अब अभी तक के डिफिनीशन में किसको किसको समझ में आया? अभी हम लोग को कुछ और डिफरेंसेस देखने हैं कुछ टर्म्स के बीच में। बेयर एक्ट, निहारिका ओके, ये सारे डिफिनीशंस हो गए, सारे डिफिनीशंस बताइए समझ में आया? शाश्वत, सुचेता, मिहिर, आयुषी, निहारिका, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इसलिए कोई भी डेफिनेशन का कोई भी वर्ड अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग फिर से पढ़िएगा। और वर्ड बाय वर्ड रटना जरूरी नहीं होता है डेफिनेशन, क्योंकि अगर आपको समझ में आया हुआ है तो MCQ क्वेश्चन ही बनाने होते हैं ना, MCQ क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो वो पता चल जाता है, देख करके पता चल जाता है कि क्या उसके आंसर होगी। कुछ चीजें मान लीजिए रट लेने, उसके अलावा और कुछ नहीं। और इंडेक्स आपको याद कर लेना होता है, मार्जिनल कि किसमें कौन सा डिफाइंड है वो याद करना होगा, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे डिफिनीशंस को आप लोग रीड कर लेंगे, सबका मतलब मैंने बता दिया हुआ है। किसी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। आइए अभी हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने इंक्वायरी पढ़ा, इंक्वायरी, और मैंने ट्रायल, ट्रायल जो होता है ये भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ट्रायल जो होता है एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंक्वायरी और ट्रायल में, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। इसलिए मैं इस दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, दोनों ही जुडिशियल प्रोसीडिंग है, दोनों ही कोर्ट या मजिस्ट्रेट करती है। कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल होती है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है बताते चलिए, मैं लिखते चलता हूँ। 1 नंबर, कोई नहीं बताना चाहेगा? ओके, एक हो जाएगा, बता रहा हूं। ट्रायल कब होता है? ट्रायल शुरू होता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, बताया था कि नहीं? और इंक्वायरी जो होती है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होती है। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके ओके, ये वाली बात मैंने बताई भी थी थोड़ी देर पहले कि चार्ज फ्रेम होने के पहले इंक्वायरी कर ली जाती है।
प्रोसीडिंग जो होती है वो प्रोसीडिंग वो जुडिशियल प्रोसीडिंग, दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये सिमिलैरिटी है कि दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये सिमिलैरिटी है दोनों कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है और जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया, चार एक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग स्टेज पे होती हैं। ये हो गया चार्ज फ्रेम होने के पहले हो रही है, ये चार्ज फ्रेम होने के बाद हो रही है। अच्छा, और कोई डिफरेंस, ट्रायल जो होती है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ट्रायल का क्या रिजल्ट होती है? एक्विटल या कन्विक्शन होता है ट्रायल में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही मैं सुनना चाहता था। ट्रायल का रिजल्ट होता है वो एक्विटल या कन्विक्शन होती है। ट्रायल का रिजल्ट जो है वो एक्विटल या कन्विक्शन होती है, इधर एक्विट किया जाएगा या कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अगर जो है दोष जो है प्रूफ हो गया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है केस एस्टैब्लिश हो गया प्रोसिक्यूशन का, देन कन्विक्शन हो जाएगी। जो इंक्वायरी है, क्या इंक्वायरी का रिजल्ट एक्विटल या कन्विक्शन होता है? क्या इंक्वायरी की जाती है तो उसका रिजल्ट होता है एक्विटल? नो, इंक्वायरी डज नॉट रिजल्ट इनटू एक्विटल और कन्विक्शन, डज नॉट रिजल्ट इनटू एक्विटल और कन्विक्शन। हाँ, इंक्वायरी करके डिस्चार्ज किया जा सकता है। हो सकता है कि इंक्वायरी की जा रही है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई और ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसाई कोई केस ही नहीं बन रहा है, प्राइमा फेसाई कोई केस ही नहीं बन रहा है, तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम एक्विटल, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, याद दिलाएगा आप लोग। डिस्चार्ज और एक्विटल अंतर है, डिस्चार्ज अलग हो गया, एक्विटल अलग हो गया। एक्विटल ट्रायल के बाद हो रही है। तो इंक्वायरी जो है उसके बाद लिख देता हूं, में रिजल्ट इनटू डिस्चार्ज। इंक्वायरी जो है उससे डिस्चार्ज हो सकती है, हो सकता है कि डिस्चार्ज हो जाए एक्यूज, लेकिन इसका रिजल्ट होगा एक्विटल या कन्विक्शन। इसका रिजल्ट एक्विटल या कन्विक्शन नहीं हो सकती है। हो सकता है सूट को डिसमिस कर दिया जाए, सूट ही डिसमिस कर दिया जाए इंक्वायरी होने के बाद। इंक्वायरी किया जाए और पता चल रहा है कि नहीं 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 प्राइमा फेसाई कोई केस नहीं बन पा रहा है, जो भी केस फाइल की कंप्लेंट फाइल की गई थी, कंप्लेंट को डिसमिस कर दी गई, ये हो सकता है इंक्वायरी का रिजल्ट। इंक्वायरी का रिजल्ट डिस्चार्ज हो सकता है, बट इंक्वायरी का रिजल्ट एक्विटल या कन्विक्शन नहीं हो सकता है। एक्विटल या कन्विक्शन के लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा ट्रायल चले, पूरा पूरा ट्रायल चले, और पूरा का पूरा ट्रायल चलेगा तो उसका रिजल्ट आता है एक्विटल कन्विक्शन। ये वाली बात समझ में आई सबको? निहारिका, यस सर। मिहिर, मिहिर, हाँ भैया। ओके ओके, शाश्वत, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो कोई कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अच्छा, और कोई डिफरेंस हो सकता है? इंक्वायरी ट्रायल begins after the framing of charge before framing the result। ओके, एक और डिफरेंस है, ठीक है। ट्रायल जो होता है, ट्रायल जो होता है वो ऑफेंस से रिलेट कर रहा होता है हमेशा। ऑफेंस, कोई ऑफेंस होती है जो जिससे चार्ज हुआ रहता है, ऑफेंडर चार्ज कर दिया गया रहता है, चार्ज के बाद उसके बाद ट्रायल चलती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इंक्वायरी है वो हमेशा किसी ना किसी ऑफेंस से रिलेटेड हो, कोई ना कोई ऑफेंस से रिलेटेड हो, ये जरूरी नहीं है। अदर मैटर्स के लिए भी की जा सकती है, जरूरी नहीं कोई ऑफेंडर है उसको रिलीज किया गया है किसी ऑफेंस के लिए तभी वो इंक्वायरी हो, अदर मैटर्स के लिए भी इंक्वायरी की जा सकती है। कई बार इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी की जाती है किसी का, मान लीजिए कोई गरीब है कि नहीं है देखने के लिए, इंडिजेंसी चेक करने के लिए, इंडिजेंसी इंक्वायरी करा दी जाए। मजिस्ट्रेट जो है किसी भी चीज के लिए इंक्वायरी करने का आदेश दे सकता है। किसी का घर जो है उसके वहां पे जाकर कुछ इंक्वायरी करने का आदेश दे सकता है किसी पर्पज के लिए। कोई कोई पर्टिकुलर तरह से सूट, जैसे मैंने बताया, एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करने के लिए कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उसके लिए मैंने चेक इंक्वायरी करने का आदेश दे दिया। तो इंक्वायरी एक ब्रॉडर टर्म है जो कि बहुत चीजों के लिए हो सकता है। ऑफेंस रिलेटेड तो होती ही है, कोई ऑफेंस कमिट हुई है उससे रिलेटेड इंक्वायरी का आदेश दिया ही जा सकता है। लेकिन ट्रायल जो होती है, ट्रायल हमेशा जो होती है एक ऑफेंस रिलेट कर रही होती है, ऑफेंस का ट्रायल होता है और इसका रिजल्ट एक्विटल या कन्विक्शन होता है। ये भी एक अंतर है, ठीक है। और एक मैंने पहले ही बता दिया हुआ है इंक्वायरी करने का क्या पर्पज है। इंक्वायरी करने का चौथा अगर देखा जाए तो पर्पज, तीसरा मैंने बताया रिलेट किससे कर सकता है, तो अदर मैटर से भी रिलेट कर सकता है।
ये जो है बस ऑफेंस से रिलेट करता है, ये जो है रिलेट किससे करता है, ट्रायल ऑफेंस से, ये अदर मैटर से रिलेट कर सकता है इंक्वायरी। और एक हो गया पर्पज वाला, पर्पज। इंक्वायरी का क्या पर्पज होता है, इंक्वायरी का पर्पज होता है किसी फैक्ट्स का ट्रूथ या फॉल्सिटी डिटरमिन करना, ढूंढना, खोजना, यही पर्पज हो सकता है इंक्वायरी का, किसी चीज की सच्चाई पता लगाना। और ट्रायल का क्या पर्पज होता है, ट्रायल का पर्पज क्या होता है बताइए, इसी से निकल के आ रहा है ट्रायल का पर्पज, बताइए। चेक करना, चेक क्या चेक करना कि करना, कोई गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए कि नहीं है। बिल्कुल, इनोसेंस या गिल्ट डिटरमिन करना, किसी का इनोसेंस या गिल्ट डिटरमिन करना। ये पर्सन जो है, जो एक्यूज है फॉर कमिटिंग सम एलिज्ड ऑफेंस, तो वो उसका इनोसेंस या गिल्ट साबित करना कि वो आइदर वो इनोसेंट है आइदर वो गिल्टी है, ठीक है। ये तो इंक्वायरी में और ट्रायल में डिफरेंस हो गया। डिफरेंस वगैरह इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे सब जो है वो सब पढ़ना है, सब में हर जगह ये मिलते रहेंगे, ट्रायल, इंक्वायरी, तो कंप्लेंट, तो पुलिस रिपोर्ट, तो एफआईआर। एफआईआर शब्द नहीं मिलेगा, बाकी तो सब मिलेगा ही। चलिए और डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं, ये इंक्वायरी और ट्रायल के बीच का हो गया। दो जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या अंतर हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में बताते जाइए। अभी तक का जो मैंने डेफिनेशन बताया उसके हिसाब से क्या लगता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या क्या अंतर हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा और ट्रायल, क्या पूछे, इंक्वायरी, हाँ इंक्वायरी जो है वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के थ्रू होगा। ओके, कंडक्टेड बाय, जैसा कि आईसी ने बताया पहला डिफरेंस, कौन कंडक्ट करता है, ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है बिटवीन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय कोर्ट या मजिस्ट्रेट, हमने देख चुका है, अभी इंक्वायरी का डेफिनेशन देख चुका है, कौन करता है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है। इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन कौन कंडक्ट करता है, पुलिस ऑफिसर, या बस पुलिस ऑफिसर करता है क्या इन्वेस्टिगेशन, बस पुलिस ऑफिसर कर सकता है क्या, कि कोई और भी कर सकता है। सर नहीं, एनी अदर पर्सन पर्सन ऑथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था डिटेल में। और अदर पर्सन कोई भी कर सकता है जो कि ऑथराइज किया गया हो किसके द्वारा, बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा, बट नॉट द मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। ओके, एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट, तो पुलिस ऑफिसर करेगा। ये हो गया एक डिफरेंस। और कोई डिफरेंस, और कोई डिफरेंस, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ जा सकते हैं, मेंस में जो डिफरेंस है ना वो पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, शॉर्ट लॉन्ग में नहीं। यूपी में भी पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो बिहार में भी पूछे जाते हैं। दे देगा एक ही में 3-4 बता देगा पॉइंट कि इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस बताइए, तो उस वहां पे ये सब रेलिवेंट रहेगा। दूसरा और क्या डिफरेंस हो जाएगा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच में, देखिए इंक्वायरी जो है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग है क्या, है कि नहीं, not a judicial proceeding. Inquiry is a judicial proceeding. Investigation is not a judicial proceeding. क्योंकि ये जज कर रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहा है, कोर्ट कर रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ये नहीं कर रहे हैं तो ये नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और क्या डिफरेंस हो जाएंगे, इसका भी पर्पज का डिफरेंस, पर्पज का डिफरेंस, इन सब का डिफरेंस सोचना है तो बस आप ग्राउंड भी याद कर लेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा। कंडक्टेड कौन करा रहा है, ये ग्राउंड है, तो आपको बताइए कौन कराता है। पर्पज क्या है, क्या पर्पज होता है कराने का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस बताया, तो वहां भी पर्पज बताया। ट्रायल का पर्पज क्या है, तो एक्विटल कन्विक्शन एश्योर करना कि किसका एक्विटल हो या कन्विक्शन, ठीक है। उसी तरह पर्पज का ग्राउंड यहाँ भी आ जाएगा। इसका पर्पज क्या है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये की जाती है किसी पर्टिकुलर फैक्ट्स की सच्चाई झूठाई ये सब देखने के लिए, परखने के लिए इंक्वायरी की जाती है, स्टार्टिंग में इंक्वायरी कर ली जाती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पज है, हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, बताइए क्या पर्पज है इन्वेस्टिगेशन का। फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। बहुत बढ़िया, फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेशन। ओके, इंक्वायरी के बीच में, ट्रायल के बीच में हो गया, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में हो गया।
ट्रायल इन्वेस्टिगेशन का भी देख लेते हैं, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ट्रायल कर देते हैं, ट्रायल। अब क्या आ जाएगा बताइए? ट्रायल क्या डिफरेंस हो जाएगा ट्रायल में और इन्वेस्टिगेशन में? बताइए बताइए। ट्रायल अभी अभी हम लोग ने किया भी, ट्रायल और इंक्वायरी के बीच में, तो ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं? शाश्वत फिर से वही कंडक्टेड बाय, पहला क्या होगा? हाँ बोलिए। सर जो ट्रायल होता है वो भी जुडिशियल नेचर का होता है। यानी जुडिशियल पोस्टिंग होता है, बिल्कुल सही से देता। ये जो दूसरा डिफरेंस मैंने लिखा था, नॉट ए जुडिशियल पोस्टिंग, ट्रायल हो गया और जुडिशियल पोस्टिंग सेम हो गया डिफरेंस। ये जो दूसरा डिफरेंस है इन्वेस्टिगेशन का, नॉट ए जुडिशियल पोस्टिंग, तो यहाँ भी हो जाएगा ट्रायल भी जुडिशियल पोस्टिंग है। जैसे इंक्वायरी जुडिशियल पोस्टिंग था, वैसे ट्रायल भी एक जुडिशियल पोस्टिंग है, तो ये डिफरेंस यहाँ भी है। और क्या डिफरेंस? और फिर से वही जो पहला भी था, कंडक्टेड बाय। कंडक्टेड बाय कोर्ट। हाँ हाँ, कंडक्टेड बाय कौन हो जाएगा? ठीक है, कोर्ट करती है, ट्रायल करती है। मजिस्ट्रेट भी तो कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो है, मतलब जुडिशियल पोस्टिंग है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट या मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगी। और कोई डिफरेंस हो जाएगा? इसका भी वही सेम पर्पज, जो पर्पज हमने देखा। पर्पज क्या है? ट्रायल का पर्पज हम लोग जान गए, एक्विटल या कन्विक्शन, इनोसेंस पता लगाने या गिल्ट पता लगाना, गिल्ट है कि नहीं या इनोसेंस है ये पता लगाना। और इसका पर्पज क्या है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जैसा कि यहाँ है, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ट्रायल करते हैं कि हम पता लगाएं कि इनोसेंट है या गिल्ट है। समझ में आ रहा है मिहिर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हाँ हो भैया। रही है? डिफरेंस नहीं कोई दिक्कत नहीं। पूछिएगा जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो। और किसी चीज में डिफरेंस? अच्छा, हम लोगों ने ये देखा, कंप्लेंट देखा। कंप्लेंट किसके सामने होती है? कंप्लेंट जो होती है मजिस्ट्रेट के सामने होती है, कंप्लेंट की जाती है मजिस्ट्रेट को। और पुलिस रिपोर्ट जो होती है, चार्जशीट, वो भी सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट को। इन दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? दोनों मजिस्ट्रेट को दी जा रही है। लिख देता हूं मैं, तभी ज्यादा क्लियर होगी। मान लीजिए कंप्लेंट है और पुलिस रिपोर्ट। डिफरेंस क्यों पढ़ा जाता है? डिफरेंस इसलिए पढ़ा जाता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी दिखती है, तभी तो डिफरेंस। हम जो बिल्कुल अलग चीज है उसके बीच में डिफरेंस क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, जो बिल्कुल अलग चीज है उसके बीच में डिफरेंस थोड़ी पढ़ेंगे हम। पुलिस रिपोर्ट के बीच में और समन केस के बीच में डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे। कहाँ की बात की जा रही है? रिपोर्ट की बात की जा रही है, जो जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, उसके बीच के डिफरेंस नहीं। डिफरेंसेस उसमें पढ़े जाते हैं जिसमें प्राइमा फेसाई कुछ कनेक्शन दिखता है। इन दोनों में क्या कनेक्शन दिख रहा है? कंप्लेंट जो होती है मजिस्ट्रेट के सामने होती है, पुलिस रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट को सबमिट की गई है, दोनों मजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है। कंप्लेनेंट जो है ऑफेंस कमिट होता है, उसके लिए कंप्लेंट दायर करता है मजिस्ट्रेट के सामने। पुलिस रिपोर्ट भी ऑफेंस कमिट हुई रहती है तो रिपोर्ट बना के दिया रहता है, किसको? मजिस्ट्रेट को दिया रहता है। दोनों ही मजिस्ट्रेट को दिया गया है, ये कनेक्शन है। तो ये तो कनेक्शन हो गया। अब आते हैं डिफरेंस, क्योंकि दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? बताइए कोई बताइए जल्दी। कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट के बीच में क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे? अप्लाई कीजिए आप लोग, माइंड सोचिए कंप्लेंट कौन करता होगा, कैसे करता होगा, उस बेसिस। हाँ बोलिए। कंप्लेन ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, पुलिस रिपोर्ट जो है वो सिर्फ मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा स्टेट गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग होता है। ओके। आयुषी ने बताया स्टेट गवर्नमेंट। आयुषी ने बताया कि कंप्लेंट जो होगा वो ओरल रिटन दोनों हो सकता है। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, कंप्लेंट जो है ओरल रिटन दोनों हो सकता है। मैंने 10 बार रिपीट किया था, कंप्लेंट ओरल रिटन दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। पुलिस रिपोर्ट जो है, क्या बताया था मैंने? एविडेंस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो रिपोर्ट कैसा सबमिट करेगा? ओरली तो नहीं ना करेगा, रिटन में ही करता है। रिटन में करता है सबमिट। किस फॉर्म में करता है, किस फॉर्मेट पे करता है? जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हो रहता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हो रहता है कि किस फॉर्मेट पे आपको सबमिट करना है चार्जशीट।
पुलिस रिपोर्ट उसी फॉर्मेट में जमा करता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, बहुत बढ़िया, जो कि ओरल रिटेन हो सकता है, ये रिटेन नहीं होगा, रिटेन नहीं होगा, वो भी किस प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा जो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। और कोई डिफरेंस? और कोई? कंप्लेंट कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट सिर्फ पुलिस ही सबमिट करती है। बहुत बढ़िया निहारिका, ये भी एक डिफरेंस है। कंप्लेंट जो है वो कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई भी पर्सन। कंप्लेंट जो है कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है, ओके। कंप्लेनेंट कोई भी बन सकता है, लेकिन ये जो पुलिस रिपोर्ट है वो कौन सबमिट करता है? ये पुलिस ऑफिसर सबमिट करता है। और इन्वेस्टिगेशन करके वो सबमिट करता है, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, वो सबमिट करता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। तो ये सबमिटेड बाय पुलिस ऑफिसर हो गया। और कोई डिफरेंस लग रहा है दोनों के बीच में? यही मेन डिफरेंस है जो आप लोगों ने बता दिया। और दोनों का अगर पर्पस देखा जाए, जैसे हम लोग हर चीज में पर्पस देखते हैं, तो ये क्या है? कंप्लेंट जो है वो क्या है? एक तरह का कह सकते हैं आप मियर एलिगेशन है, एलिगेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। मियर एलिगेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कंप्लेंट कुछ नहीं है बट किसी ऑफेंस के कमीशन का एलिगेशन है कि ये ऑफेंस कमिट हुई है। किसी ऑफेंस के कमीशन का एलिगेशन है कंप्लेंट कि कंप्लेंट किया जा रहा है, एफआईआर ना करके कंप्लेंट कर रहे हैं स्टेट के सामने कि ये ऑफेंस मेरे साथ कमिट हुआ या इसके साथ कमिट हुआ है, ये कंप्लेंट हो गई। लेकिन पुलिस रिपोर्ट जो है वो क्या होती है? हमने देखा था कंप्लेंट एक्सक्लूड कर रही है पुलिस रिपोर्ट को, ठीक है। कंप्लेंट जो है पुलिस रिपोर्ट को एक्सक्लूड करती है ना। कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस जो है वो सबमिट करती है, उसमें वो एलिगेशन से थोड़ा सा ज्यादा है, वो फैक्ट्स जो भी इन्वेस्टिगेशन से उसको निकल के आ रही होती है, इवन वो अपना कंक्लूजन भी के साथ भी वो सबमिट करती है पुलिस रिपोर्ट, पुलिस, ठीक है। तो ये मियर एलिगेशन है बाय द कंप्लेनेंट। ये पुलिस जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सबमिट करता है विथ हिज कंक्लूजन्स कि मेरे हिसाब से ये ऑफेंस कमिट हुआ है और इसने किया हुआ है, ये विटनेस है, सब कुछ इंक्लूड करके सबमिट करती है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, ओके। क्लियर है शाश्वत? Yes, sir. ओके। और कोई डिफरेंस? अच्छा, एक और होता है जो कि आप सुना होगा, उस पे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंस, इसलिए हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होती है कि नहीं? ये भी हम लोग देख ही लेते हैं डिफरेंसेस, आज देख रहे हैं तो ये सब देख लेते हैं। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, क्या होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस? बताइए कोई। कंपाउंडेबल में विक्टिम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के। कंपाउंडेबल में बिना कोर्ट के परमिशन के हमेशा। अच्छा, और नॉन कंपाउंडेबल में कोर्ट के परमिशन से कंप्रोमाइज करेगा? नॉन कंपाउंडेबल में नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो कोर्ट के परमिशन से कंप्रोमाइज की जाए? नहीं, कंपाउंडेबल में कोर्ट के परमिशन से भी कर सकते हैं और बिना परमिशन के भी कर सकते हैं, लेकिन अब जाके सही होगा। हाँ, नॉन कंपाउंडेबल में नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आयुषी अब जाके सही हो गया। कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनको कंप्रोमाइज किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। बट नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जिनको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद ट्रायल चलेगा ही चलेगा, एक्विटल या कन्विक्शन होगा ही होगा। अब कोई बड़ी ऑफेंसेस कमिट हुई है, मर्डर कमिट हुई है और चाहे जाए कि कंपाउंड कर लिया जाए विक्टिम और एक्यूज के बीच में कंपाउंड, तो नहीं हो सकती है, क्योंकि क्राइम जो है इज नॉट रॉन्ग अगेंस्ट द विक्टिम ओनली। सिंस क्राइम इज नॉट कंसिडर्ड एज रॉन्ग अगेंस्ट द विक्टिम अलोन, so offenses are not allowed to be compromised generally. Generally offense को कंपाउंड करना अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज उससे इफेक्ट हो रही है। तो बस विक्टिम के मर्जी पे नहीं है कि विक्टिम चाहे तो कंप्रोमाइज कर ले एक्यूज के साथ मिल करके,
ऐसे अलाउ कर दिया जाए तो क्राइम कमिट भी होगी और विक्टिम के गरीबी को, उसके जो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है एक्यूज्ड एंड ऑफेंडर और कंप्रोमाइज करवा सकता है केसेस को। ठीक है, दैट्स व्हाई कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस आर नॉट जनरली अलाउड। ओके, तो चलिए हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कहाँ था आईपीसी सॉरी सीआरपीसी में कंपाउंडेबल ऑफेंस का कोई सेक्शन याद है क्या? बीस में था, देखिए आईपीसी के 320 में और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 359 में कंपाउंडेबल ऑफेंस दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, कंपाउंडेबल ऑफेंस को क्लासिफाई किया गया हुआ है। 320 ऑफ आईपीसी, 359 ऑफ बीएनएसएस, 359 ऑफ बीएनएसएस में इसका जो है कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसका कोई नॉट क्लासिफाइड अंडर बीएनएसएस। क्लासिफाइड ही नहीं होगी तो कहां से ये कंपाउंड ही नहीं होगी तो इसको क्यों दे, नॉट क्लासिफाइड अंडर बीएनएसएस। ये दिए हुए हैं सेक्शन 300 सेक्शन है, सेक्शन 320 या सेक्शन मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन है बीएनएसएस में वो 359 है, 359 है। कौन ज्यादा सीरियस नेचर का होता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? व्हिच इज ऑफ सीरियस नेचर, मोर सीरियस नेचर? नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंड मोर सीरियस। ओके, मोर सीरियस हो गया क्योंकि कंपाउंड नहीं हो सकता है तभी तो, और ये हो गया लेस सीरियस हो गया, इसका कंपाउंड करना अलाउ कर दिया जाता है कि कम सीरियस ऑफेंस का कंस्टिट्यूट हुई, आप समझौता कर सकते हो, अलाउ कर दिया जाएगा। तो ग्रेविटी हो गई, इसका सीरियस जो है ज्यादा है, नेचर ऑफ ऑफेंस जो है वो मोर सीरियस है। ये जो होते हैं ना कंपाउंडेबल ऑफेंस, ऑफेंस तो सोसाइटी के अगेंस्ट तो है, फिर भी कुछ ऑफेंस जो होते हैं वो मोर कंसर्न विद द प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। सारे ऑफेंस जो होते हैं वो सेम लेवल ऑफ ग्रेविटी के नहीं होते हैं, कुछ ऑफेंस जो है ज्यादा थ्रेट क्रिएट करते हैं सोसाइटी के लिए। ये सब बातें मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई थी जब क्राइम आईपीसी के स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही थी, स्टेजेस ऑफ क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, सब में कि ग्रेविटी जो होती है अलग अलग होती है अलग अलग ऑफेंसेस के, और इससे बहुत चीजें फर्क पड़ती हैं, जिसकी ज्यादा कौन सा ऑफेंस कितना फियर क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, कितना डिटर क्रिएट कर रहा है। तो कुछ ऑफेंसेस जो होती है बहुत कम डिटर क्रिएट करती है, वो इंडिविजुअल्स को हार्म करती है, इंडिविजुअल्स को से ज्यादा कंसर्न होती है, उन ऑफेंसेस को कंपाउंड करना अलाउ कर दिया जाता है कि तुम कंपाउंड कर सकते हो। उसमें सोसाइटी जो है, सोसाइटी ज्यादा उससे नहीं इफेक्ट हो रही है, सोसाइटी में ज्यादा थ्रेट नहीं क्रिएट हो रही है उस ऑफेंस से। लेकिन इसमें नॉन कंपाउंडेबल वो ऑफेंस होते हैं जो कि विक्टिम के साथ साथ सोसाइटी को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं ज्यादा। तो ये होता है मोर कंसर्न्ड विथ, लिख सकते हैं आप मोर कंसर्न्ड विथ प्राइवेट लाइफ, लिख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है प्राइवेट लाइफ या प्राइवेट पर्सन लिख दीजिए। कहने का मतलब आप समझ गए कि प्राइवेट पर्सन से ज्यादा, जैसे जो मैरिटल रिलेशंस है वो ज्यादा इफेक्ट किसको करती है, वो जो पार्टीज टू मैरिज है उनको इफेक्ट कर रही है, फैमिली मेंबर ऑफ पार्टीज है उनको इफेक्ट कर रही है, सोसाइटी एट लार्ज को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रही होती है। जो मैरिटल रिलेशन है उससे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, दोज आर मोर कंसर्न्ड विद द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। लेकिन ये जो ऑफेंसेस होते हैं विक्टिम को तो इफेक्ट कर ही रहे होते हैं, प्लस स्टेट को ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी ऑफेंस है, स्टेट को सभी इफेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रेविटी की बात हो रही है, ग्रेविटी इनकी ज्यादा इनकी कम है, तो ये भी एक डिफरेंस कही जा सकती है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हो गए कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कोई डिफरेंस हो सकता है क्या कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल के, बताइए, सोचिए। मिहिर ये तो आप समझ ही गए, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया गया, जो आईसी ने बताया, वो तो सबसे मेजर डिफरेंस है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो कंपाउंड किया जा सकता है, कंप्रोमाइज किया जा सकता है विथ और विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, जो डेफिनेशन है मेन जो बताया गया था स्टार्टिंग में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जो डिफरेंस है ये कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस वो है जो कंप्रोमाइज किया जा सकता है विद और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बट नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, कैन नेवर बी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है।
तो इससे भी एक और निकल के आ गई, जब कंप्रोमाइज होगा ही नहीं तो क्या रिजल्ट निकलेगा? अगर पांचवा क्या हो जाएगा, अगर कंप्रोमाइज हो गई तो क्या होगा? कंप्रोमाइज हो जाती है तो क्या होता है, तो आगे ट्रायल चलती है कि नहीं चलती है? अगर नहीं कोई सर। ऑफेंस को नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा, बिल्कुल एक्विट कर दिया जाएगा, ट्रायल नहीं चलेगी, ट्रायल नहीं चलेगी। लेकिन इसमें जो है ये इररिस्पेक्टिव पार्टीज का क्या मानना है, अब विक्टिम और एक्यूज क्या चाहते हैं, पूरी ट्रायल चलेगी, पूरी ट्रायल चलेगी और रिजल्ट क्या होगा, एक्विटल या कन्विक्शन। एक्विटल या कन्विक्शन, नॉन कंपाउंडेबल का ऑफेंस आफ्टर ट्रायल एक्विटल या कन्विक्शन रिजल्ट होगा। और कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है अगर कंपाउंड कर लिए जाते हैं, पार्टीज एग्री हैं, कंपाउंड कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद उनको ट्रायल नहीं चलेगी, एक्विट कर दी जाएगी, ठीक है। ओके, अब मैंने बताया था कि डिस्चार्ज वर्ड बार बार आ रहा है, एक्विटल बार बार आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस भी हम लोग देख लिया जाए। डिस्चार्ज एक्विटल कौन बताएगा, बताइए। अभी तक जो आपने समझा डिस्चार्ज और एक्विटल के बारे में, उससे क्या लग रहा है, क्या डिफरेंसेस होंगे डिस्चार्ज और एक्विटल में? सर एक्विटल जो होता है वो ट्रायल के बाद होता है, लेकिन डिस्चार्ज उसके पहले ही हो जाता है। बिल्कुल निहारिका। बेसिक डिफरेंस ये भी है कि डिस्चार्ज में उसको रीअरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्विटल के बाद फिर रीअरेस्ट नहीं कर सकते सेम केस में। वो भी difference है, बिल्कुल। पहला जो हो गया, जो कि निहारिका ने बताया कि एक्विटल क्या होती है, जब ट्रायल हो जाती है, ट्रायल हो जाती है तो आफ्टर ट्रायल जो होती है एक जुडिशियल डिसीजन आती है, जुडिशियल डिसीजन आती है जो साबित करती है इनोसेंस को, उसके बाद या एक्विट कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। ट्रायल हो जाने के बाद जुडिशियल डिसीजन आती है, जज जो अपना फैसला सुनाता है और उस फैसले में वो इनोसेंस हेल्ड करता है कि एक्यूज जो है उसके अगेंस्ट में केस जो है नहीं एस्टेब्लिश हो पाया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हेंस द एक्यूज्ड इज प्रूव्ड इनोसेंट, और उसको एक्विट कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है, यहाँ पे जो रहता है कि स्टार्टिंग में ही फ्रेम ऑफ चार्ज, कई बार डिस्चार्ज लिखा हुआ है, डिस प्लस चार्ज, डिस्चार्ज में चार्ज वर्ड भी है, तो कई बार होती है प्राइमा फेसाई ही लगता है कि इतना एविडेंस नहीं है कि चार्ज फ्रेम हो सकता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। प्राइमा फेसाई लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को जस्टिफाई कर दिया जाए, तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में होता है इफ नो सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। दूसरा जो क्या बताया था आयुषी ने, क्या बताया था आपने, ओके अरेस्ट रिलेटेड आपने बताया हुआ था कि अरेस्ट के ग्राउंड पे, डिस्चार्ज के बाद ना अरेस्ट फिर किया जा सकता है, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, आप नए एविडेंसेस मिल गए हुए हैं, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, न्यू एविडेंस मिल गए, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा डिस्चार्ज करने के बाद भी। इसमें जो है नो अरेस्ट होगा आफ्टर एक्विटल, एक्विट हो जाने के बाद। तो इसी से एक और डिफरेंस निकल के आ जा रहा है, इसी से एक और डिफरेंस निकल के आ रहा है, ये जो होती है डिस्चार्ज होती है ना, वो बार नहीं करती है, नॉट अ बार फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ, नॉट अ बार फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अगेन ये है बार है टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। एक बार हो गई तो फिर से केस स्टार्ट करना उसी फैक्ट्स पे क्या हो जाता है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का वायोलेशन हो जाएगा, बताइए। Which constitutional principle is violated if a acquitted person is arrested or against
the suit is instituted against him for the same facts. कौन सा प्रिंसिपल? डबल जेओपार्डी। आर्टिकल 20। हाँ, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 20 कौन सा क्लॉज आर्टिकल 20 का? 3। नहीं 2। शाश्वत ने सही बोला, जिसने भी 3 बोला वो गलत है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी। ठीक है, किसी को एक ही फैक्ट्स पे एक ही चीज के लिए आपको एक्विटल हो गए या कन्विक्शन हो गए तो फिर दोबारा नहीं उस पर आप केस चला जाएगा। ये डिफरेंस है बेसिक डिस्चार्ज और एक्विटल में। डिस्चार्ज जो है वो एक्विटल नहीं है डिस्चार्ज, तो उसके बाद आप नए एविडेंसेस मिल गए आपके खिलाफ, जो है फ्रेश प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ नए एविडेंसेस मिल गए, अच्छे एविडेंस मिल गए, क्वालिटी एविडेंस पहले कम था तो आपको डिस्चार्ज कर दिया गया था। ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जो है वो लग नहीं रहा था जस्टिफाई हो पाता जितना एविडेंस था आपके खिलाफ, उससे तो आपको डिस्चार्ज कर दिया गया था। ट्रायल वगैरह कुछ नहीं चला, लेकिन आपके खिलाफ एनफ एविडेंस मिल रहे हैं तो आपको फिर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, आपको जो है फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, लेकिन आफ्टर एक्विटल नहीं। एक्विटल जो होता है आफ्टर ट्रायल होती है, तो जब पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग हो ही गया तो फिर से वो रिपीट नहीं हो सकती है। वो एक्यूज के राइट का भी वायोलेशन होता है और जुडिशियल प्रिंसिपल जो है उसका भी वायोलेशन होता है। ठीक है, तो ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। हमने सम्मन और वारंट केस तो बता ही दिया है, सम्मन और वारंट केस, उसके बीच का अगर डिफरेंस पूछा रहे तो क्या आप लिखेंगे सम्मन और वारंट केस के बीच का डिफरेंस? ओके, चलिए उसको भी हम लोग क्यों छोड़ दे, डिस्कस कर लेते हैं। सम्मन केस, वारंट केस, डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, सम्मन केस को क्या डिफाइन किया हुआ था? जो वारंट नहीं है वो सम्मन है, जो वारंट नहीं है वो सम्मन है। तो वारंट केस को क्या डिफाइन किया हुआ था? जिसका पनिशमेंट, ऐसे ऑफेंस जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो सकती है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, या 2+ एक्सीडिंग 2 इयर्स हो सकती है, उसे वारंट केस कहते हैं। यानी कि इसमें कौन आ गया? 2 से कम वाला। इसमें आ गया डेथ प्लस लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस 2 वाला। ठीक है, इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब बताइए क्या डिफरेंसेस के ग्राउंड हो सकते हैं? वारंट केस और सम्मन केस में डिफरेंसेस के क्या ग्राउंड हो सकते हैं? ये सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सम्मन ट्रायल पढ़ेंगे, वारंट ट्रायल पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंट्रो में भी ये सब थोड़ी बहुत बेसिक चीजें जान लेते हैं। कोई बताए डिफरेंस स्टार्ट करे, कौन लग रहा है ज्यादा सीरियस नेचर का है, कौन कम सीरियस नेचर का है? कौन ज्यादा सीरियस नेचर का लग रहा है? ज्यादा सीरियस सर नेचर का है। वारंट। बहुत बढ़िया सुचेता। जाहिर सी बात है, ये डेथ पेनल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला है और +2 वाला है, तो ये ज्यादा सीरियस है। ये -2 वाला है तो कम सीरियस नेचर का है। ये जो है वैसा ऑफेंस है जिसका जो पनिशेबल विथ लेस देन 2 इयर्स है, तो वो कम सीरियस नेचर का है। ये ज्यादा सीरियस नेचर का है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। डिफरेंस एक और होती है सम्मन केस में, जो होती है सम्मन केस में विटनेस को, सम्मन केस में जो है किसी का एक्यूज का जो प्रेजेंस है वो इंश्योर करने के लिए वो क्या किया जाता है, क्या इशू किया जाता है? सम्मन या वारंट, क्या इशू किया जाएगा? सम्मन केस में एक्यूज को बुलाने के लिए क्या भेजा जाएगा? सम्मन भेजा जाएगा, वारंट अरेस्ट करके लाओ, क्या भेजा जा सकता है? दोनों। सम्मन केस में सम्मन भेजा जाता है, दोनों नहीं। अगर वो अपीयर नहीं हुआ सर फिर वारंट भेजता है। तो अपीयर नहीं होगा तब तो जाहिर सी बात है, लेकिन पहले सम्मन भेजा जाएगा टू ब्रिंग एक्यूज। एक्यूज को बुलाने के लिए सम्मन भेजा जाएगा। इसमें जो है सम्मन या वारंट कुछ भी भेजा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, क्या भेज दे। वारंट केस में सम्मन या वारंट दोनों भेजा सकता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। और आगे आगे हम लोग जब ट्रायल पढ़ेंगे ना, ट्रायल पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसका ट्रायल का प्रोसेस जो है सम्मन का बहुत सिंपल है। सिंपल प्रोसेस है ट्रायल का, सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रायल है। इसका जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वारंट ट्रायल होती है पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, इंस्टीट्यूट हुई तब, इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन और पुलिस रिपोर्ट सबका पढ़ना है, वारंट ट्रायल पढ़ना है। वारंट ट्रायल का जो क्या है ट्रायल प्रोसेस है, ट्रायल प्रोसेस उसकी बात कर रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स है। there is a complex trial process of warrant cases but there is simple trial process of
क्या सम्मन केसेस, ठीक है। और कोई डिफरेंस हो सकता है सम्मन केस वारंट केस में? एक और हो सकता है फ्रेमिंग कि ऑफ चार्जेस का हो सकता है। इसको जो है विड्रॉ किया जा सकता है, विड्रॉन बाय नीचे वाली पोर्शन दिख रही है अभी, यहाँ जो लिख रहा हूँ वो आयुसी? नहीं दिख रहा सर। ओके ओके, ऊपर लिख, may be withdrawn by complainant। ये जो है सम्मन केस जो है वो लेस सीरियस नेचर का होता है, तो जो कंप्लेनेंट होता है वो विड्रॉ कर सकता है, और वारंट केस जो है वो कंप्लेनेंट तो नहीं विड्रॉ कर सकता है, लेकिन कई बार होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे दिया गया है विड्रॉ करने का राइट कोर्ट के परमिशन के साथ, कोर्ट के परमिशन के साथ। कंप्लेनेंट नहीं विड्रॉ कर सकता है, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट के परमिशन से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। कंप्लेनेंट नहीं कर सकता है, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट के परमिशन से विड्रॉ कर सकता है। ये डिफरेंसेस हो गए सम्मन केस और वारंट केस के बीच में। समझ में आया सबको डिफरेंसेस? ये सर ये भी हो सकता है ना कि सम्मन के जो केसेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं बहुत, तो उसमें मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वारंट वाले में बिल्कुल, ये भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कंपलसरी नहीं होता है, सब्सटेंसेस ऑफ एक्यूजेशन बता दी जाती है और काम चल जाता है उससे। ये आईसी ने भी एक डिफरेंस बताया, वो भी सही है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज नॉट नेसेसरी, नहीं है नेसेसरी, चार्ज इज फ्रेम्ड। इसमें क्या किए जाते हैं ना, जो सब्सटेंसेस हैं एक्यूजेशन के, मतलब जो एक्यूजेशन लग रही है उसका जो जिस ऑफेंस के लिए लग रहा है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। एक तरह से चार्ज का जो काम है वो कर ही दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो फॉर्मल है ना, फॉर्मल चार्ज बनाने का प्रोसेस वो नहीं किया जाता है। यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटी के साथ करनी है, ये जो है मोर सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है, पूरी फॉर्मेलिटी के साथ चार्ज बनानी है, सारे रिक्वायरमेंट चार्ज भी फॉर्मल चार्ज बनानी जरूरी होती है, यहाँ पे नहीं जरूरी होती है। यहाँ पे जो एक्यूजेशन का जो सब्सटेंस है वो इन्फॉर्म कर देना काफी होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया आयुषी, ये भी एक अच्छा डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस को ध्यान में आ रही है? एक और हो सकती है, जैसे कि समन केसेस में जो होती है ना, वो मजिस्ट्रेट जो होती है प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, मजिस्ट्रेट जो होता है प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, लग रहा है उसको कि नहीं है ऑफेंस नहीं बन रही है सब, तो स्टॉप कर सकता है। लेकिन वारंट केस में जो होती है वो नहीं कर सकता है, स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है। समन केस छोटे मोटे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए बहुत सारे चीजों के बीच में, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जो कल भी हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सब डिफरेंसेस समझ में आया, डिफरेंसेस वगैरह? मिहिर? हाँ भैया, हाँ भैया। सुचेता, निहारिका, शाश्वत, मिहिर, क्या टाइम हो रही है? 8:39। ओके, कल से हम लोग जो है वो डिफिनीशन हो गया, अभी तक बस डेफिनेशन हुआ और ये डिफरेंसेस हो गए। डिफरेंसेस डेफिनेशन से ही मैं बता रहा था, जो जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट उसके डिफरेंसेस। कल से जो है आगे के सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है वो पढ़ेंगे, कोर्ट्स के पावर वगैरह कल हम लोग पढ़ेंगे, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो इस अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, किसी चीज में डिफरेंस में। आप लोग एक बार बैक सारे डिफिनीशन रेड कर लेंगे, सारे डिफिनीशन जो है एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि याद हो जाए, अभी अभी डिस्कस हुआ है तो याद हो जाएगा। और सीआरपीसी जो है ना, अब बीएनएसएस जो है वो कई लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि लेंदी होने की वजह से, बस लेंदी, लेकिन ऐसा है नहीं, सीआरपीसी बस लेंदी ही है, थोड़ा सा हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। और लेकिन क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इससे, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत जरूरी है इसका बेयर एक्ट में। सीआरपीसी का बेयर एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन आईपीसी के बेयर एक्ट से, इवन एविडेंस से भी थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। एविडेंस का भी बेयर एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मोस्ट क्वेश्चंस बेयर एक्ट के ही बेस्ड, बेयर एक्ट बेस्ड ही होते हैं।
खुद बेयर एक्ट इतना लंबा है, मेंस में भी मोस्ट जो पार्ट्स होते हैं वो बेयर एक्ट से कवर हो जाता है। अब आपको ट्रायल पूछ रहा है कि सेशन ट्रायल क्या लिखना है, इतने सेक्शंस ही हैं कि आप सारे सेक्शन ही लिखेंगे वही इनफ हो जाते हैं कंटेंट, उसके अलावा कुछ केस लॉज वो सफिशिएंट हो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में जो है इसमें बेयर एक्ट का कंटेंट कम होता है, उसमें आपको एडिशनल कंटेंट ज्यादा पढ़ना होता है, केस लॉज प्लस अदर कंटेंट जो होते हैं एसोसिएटेड वो पढ़ने होते हैं। इसमें जो है वो बेयर एक्ट का प्रोविजन ही लेंदी है खूब सारा, तो मेंस के लिए भी 70-80% जो है खुद पूरा बेयर एक्ट ही कवर कर देता है, उसके अलावा बस केस लॉज वगैरह ऐड करने होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीजें बस रेयरली वो भी। इसलिए बेयर सीआरपीसी का बेयर एक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा बेयर एक्ट ही, ठीक है। इसलिए इसका हम लोग बेयर एक्ट पे स्पेशली ज्यादा ध्यान देते रहेंगे, सारे सेक्शंस पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम है मिहिर, शाश्वत, सुचेता, निहारिका?